हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रवि जीएस अकेडमी पर पुनः फिर से एक बार स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को ख़त्म कर लिया था और हम लोगों ने बायोलॉजी में 2 पार्ट पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका। तो आज पार्ट 3 पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, उसके आगे का क्लास को जारी रखते हैं। तो पिछले कक्षा में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल और रुस्का के द्वारा किया गया, तो जब कोशिका का गहन से अध्ययन किया गया तो 3 भाग में देखा गया था। पहला भाग था कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग था केंद्रक द्रव, केंद्रक नहीं, कोशिका द्रव, और तीसरा था केंद्रक। तो हम देखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे कोशिका झिल्ली को पढ़ लिए थे, हम देखते हैं किसके बारे में, केंद्रक द्रव के बारे में, कोशिका द्रव। हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि इस प्रकार से कोशिका का आकार होता है, हम कहते हैं जंतु कोशिका ऐसे। और एक पढ़े थे कि एक होता था, मतलब बहुभुजाकार पढ़े थे, जो होता था पादप कोशिका। तो इसी को हम लोग जारी रखते हैं और देखते हैं कि कोशिका द्रव क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव क्या कहलाएंगे। सबसे पहले इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। इसका मुख्य काम यही है ना कि इसमें जो भी क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या इसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे कोशिकांग तैरते रहते हैं। इसमें से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड मतलब लवक, ये सब क्या उसमें तैरते रहते हैं। उसको क्या करता है, उसको आपस में टकराने से क्या करता है, बचाता है। ये पूरा पतला नहीं होता, ये गाढ़ा, जैसे शहद देखे ना गाढ़ा होता है, वैसे क्या होता है कोशिका द्रव। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका हो जाएगा, यह गाढ़ा द्रव होता है, यह गाढ़ा द्रव होता है जिसमें कोशिकांग क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। कोशिकांग इसमें कोशिकांग क्या होता है, तैरते रहता है। अब आगे की बात किया जाए, जब कोशिकांग तैरते हैं इसी में, किसमें, कोशिका द्रव में। हम बताएं भी कि एक गाढ़ा द्रव है, जब कोशिकांग इसमें रहेंगे तो क्या करता है, हो सकता है कि ये पतला रहता तो कोशिकांग क्या करता है, आपस में टकरा जाते हैं। ज़्यादा टकराने से क्या होती है, मनुष्य को बुखार, मतलब कहाँ लिखा गया, बुक में बताया गया है कि यदि कोशिकांग टकराते हैं तो मनुष्य को बुखार ज़्यादा आता है। तो इसका कारण क्या, मतलब इसमें दूसरा मुख्य कारण क्या हो सकता है कि कोशिकांग को आपस में टकराने से क्या करते हैं, बचाते हैं। कोशिका द्रव में कोशिका द्रव कोशिकांग को आपस में टकराने से बचाते हैं, आपस में टकराने से बचाते हैं। देखिए कोशिकांग क्या होता है, तो मेन टॉपिक में क्या आ गया यहाँ पर, कोशिकांग। देखिए कोशिकांग बना कोशिका अंग से, मतलब कोशिका प्लस अंग, कोशिका प्लस अंग। जो कोशिका में अंग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मुख कोशिकांग क्या होता है। देखिए जैसे मुख कोशिकांग क्या है, मुख कोशिकांग। देखिए पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम, फिर अगला हो जाएगा लाइसोसोम,
लाइसोसोम इस जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर एक हो जाएगा लवक जिसको कहते हैं प्लास्टिड, इसे कहा जाता है प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, एक होता है रेक्टिका जिसको कहते हैं इंग्लिश में वैक्यूल्स, रेक्टिका, सिलिया और फ्लैजेला में पाया जाता है, सिलिया प्लस इसमें फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। और यदि बात किया जाए मेन रूप से केंद्रक किसमें मिलता है, लेकिन केंद्रक की चर्चा डिटेल से करेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, गोल्जी बॉडी, रेक्टिका, सिलिया, फ्लैजेला और केंद्रक। तो हम देखते हैं कि इसे सिंपल एक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर। राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम कहता है आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वसा का निर्माण करता है और साथ में साथ प्रोटीन भी बनाता है, वसा प्लस प्रोटीन ये दोनों का निर्माण करता है। लवक इसे कहा जाता है, जिस लवक में 3 होते हैं, एक होते हैं हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसे लवक कहा जाता है कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर। गोल्जी बॉडी कहा जाता है कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस होता है ना, इसे कहा जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस। रेक्टिका को कहा जाता है ये कोशिका का आकार और आयतन को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो इसमें आकार और आयतन नियंत्रित होगा, आकार प्लस आयतन। सिलिया और फ्लैजेला, तो सिलिया फ्लैजेला क्या कहते हैं, इसका प्रचलन अंग का काम करता है, किसी कोशिका का प्रचलन अंग हो जाता है। तो ये थी कोशिकांग, और इसकी चर्चा हम करेंगे डिटेल रूप से, हर एक को देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, या फिर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली हम क्यों कहते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसा और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि इसका खोज किसने किया। देखिए एक कीट समझ में आता है, कीट आप लोग सब समझते हैं, जो 3 भागों में बटा होता है जिसका शरीर। कीट के शरीर में देखा गया, सबसे पहले किसने देखा था, तो एक व्यक्ति थे कोलिकर, एक व्यक्ति थे कोलिकर। कोलिकर इसका खोज करता 1880 ईस्वी में। ये माइटोकॉन्ड्रिया खोज करते हैं कोलिकर, जो कीटों के आरेखित पेशी होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन
एक व्यक्ति थे अल्टमैन, जो 1890 ईस्वी में, इसी को कहा बायोब्लास्ट, इसी का नाम दिया बायोब्लास्ट। तो खोज किया था कोलिकर ने, और अल्टमैन था जिसका नाम दिया बायोब्लास्ट। लेकिन इसका नामकरण मुख्य रूप से कौन किया जाता है? हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी बायोब्लास्ट को कार्ल बेंडा कहते हैं, इसको सी बेंडा, कार्ल बेंडा ने 1897 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया या तो हम लोग देख लिए कि खोज किया था कोलिकर ने 1880 में, लेकिन इसे नाम दिया बायोब्लास्ट अल्टमैन। इसलिए आपको लिखा रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया था, उसका क्योंकि नाम दिया था बायोब्लास्ट। लेकिन जो कार्ल बेंडा 1897 में इसका नाम क्या कर दिया बायोब्लास्ट को? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है कोशिका में। सबसे पहले तो ये किससे मिलता है? यह पादप में ही पाया जाता है तथा जंतु, दोनों कोशिका मिलता ही है। पादप तथा जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह पादप तथा जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक बात है। अब जैसे देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस आकार का, ऐसे होता है। आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे अंगुली नुमा झिल्ली पाई जाती है। इस अंगुली नुमा झिल्ली होता है, तो इसका अलग नाम होता है। इसमें कुछ द्रव तैरते रहते हैं, इससे हो गया ना, इसमें कुछ द्रव तैरते रहते हैं, इसमें द्रव तैरते रहता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि इसमें पाए जाने द्रव का नाम क्या है? तो लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले द्रव, बताए ना इसमें क्या रहता है? तो द्रव। तो पाए जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स। अब देखिए हम बताएं यहाँ पर कि पादप में भी होता है और जंतु में होता है। ये जो झिल्ली दिख रही है अंदर वाला उभरा हुआ, जिसको कहते हैं, देखिएगा आप, इसे आंगुली नुमा झिल्ली है। इस आंगुली नुमा झिल्ली को क्या कहते हैं? उसका भी नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आंगुली नुमा झिल्ली, आंगुली नुमा झिल्ली, देखिए इसका दो नाम है, एक हो जाएगा पादप में और एक हो जाएगा जंतु में। तो बहुत से लोग जंतु का से जानते हैं, पादप का नहीं जानते हैं। जंतु सब लोग जानते हैं। क्या क्वेश्चन रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली या फिर आंतरिक दीवार के ऊपर तो क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है क्रिस्टी, उसे कहते हैं क्रिस्टी। लेकिन पादप में पूछा जाए तो बहुत आदमी फंस जाएंगे, उसे कहा जाता है ट्यूबुली, TUVULI, ट्यूबुली। तो इसका झिल्ली का नाम क्या हो गया? जंतु में पूछा जाए तो क्रिस्टी, और पादप पूछा जाए तो ट्यूबुली। अब देखिए ये जो द्रव हैं इसमें बहुत से चीज़ आती है। इसमें याद रखिएगा, इसमें डीएनए पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए क्या होता है? ऐसे पता होगा कि जो पैतृक गुणों का स्थानांतरण है, एक माता से जाता है उनके संतानों में, वो डीएनए थ्रू ही जाता है। तो इसकी चर्चा आगे होगी डीएनए की। इसका होता है फुल फॉर्म डाइवोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म हो जाता है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें देख लिए कि इसका मैट्रिक्स कहा जाता है, झिल्ली पादप में, और जंतु में क्या कहा जाता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये क्या होता है क्रेब्स साइकिल?
देखिए, जो भी हम पोषण करते हैं, मतलब जो हम भोजन खाते हैं उससे पोषक तत्व मिलता है। जिसमें जो भी हम खाना खाएं उससे पाचन हुआ तो वो होता है किस में टूटता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन। जब हम पढ़ाएंगे कोशिकीय श्वसन, उसमें पढ़ेंगे कि जब कोशिकीय श्वसन होता है तो जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जो हम ग्लूकोज जो भोजन की उससे क्या मिलता है, ग्लूकोज C6H12O6, उसको मिलता है क्या, ऑक्सीजन, जो श्वसन क्रिया करते हैं। और ये कहाँ जाकर टूटता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटता है। तो बनता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटती है, क्रिया होती है, CO2 प्लस H2O प्लस, निकलता है एनर्जी। तो ये जो ऊर्जा निकलती है, मतलब क्या बना हमारे शरीर में, ऊर्जा। इसलिए क्या कहा गया था, हम लिखे थे यहाँ पर कि इसे ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रेब्स साइकिल अभिक्रिया से क्या बना, ऊर्जा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रेब्स साइकिल अभिक्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ऊर्जा बनता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, तो ऊर्जा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसी कार्य से क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर या पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ, इसे सेल कहा जाता है, या कोशिका का शक्ति गृह कह सकते हैं। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति घर या शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम बताएं कि जब क्रेब्स साइकिल अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करता है और टूटता है CO2 H2O और एनर्जी में। तो यही जो एनर्जी बन रही है, जैसे अभी हम खड़ा हैं यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा एनर्जी कहाँ किस में चाहिए, बोलने में और खड़ा रहने में। तो हर एक अंग की कोशिका क्या करेगा, अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र किससे करता है, गोल्जी बॉडी को। और वही जो हमको बोलने के लिए क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। खड़ा रहने के लिए पैर में एनर्जी दे रहा है, किसके द्वारा होता है, ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वहन कौन कर रहा, तो गोल्जी बॉडी करता है। तो ये गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब आपको समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिर किसका क्या कार्य है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जब अगले वीडियो मिलेंगे तो एक और कोशिकाओं की चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।